हेलो एवरीवन। तो दिवाली छठ सब अच्छे से बीत गया और अब आप लोग वापस अपनी तैयारी में लग गए होंगे। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है एक एक दिन आपकी मेंस की तैयारी के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 5 क्वेश्चन आज मेंस का डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको लिख के टेलीग्राम पे भेजना है। और आज एक ऐसे का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक, सिर्फ आंसर राइटिंग ही एक मात्र तरीका है मेंस निकालने का। जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे आप उतने ही मेंस के करीब आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें अच्छा स्कोर करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये रैंक डिसाइडर है मेंस। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड किसान सभा मूवमेंट्स इन बिहार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड किसान सभा मूवमेंट्स इन बिहार। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, बीपीएससी किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, इस टॉपिक को जरूर टच करता है, किसान सभा मूवमेंट्स इन बिहार। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, पढ़कर जाना है और अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक, तो आप इस आंसर को अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे। नाउ आप इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि कैसे इसने डायनेमिक्स अग्रेरियन रिफॉर्म इश्यूज को एक ऑल नेशनल इशू बनाया और इस तरह से एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ठीक, तो एक अच्छा सा पहले तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस आंसर को और उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे। जब आप बॉडी लिखते हैं आंसर के तब आपको सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को टच करना पड़ता है, तभी जाके अगर ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जब तक पूरे डायमेंशंस को नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। हालांकि एक इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप इसकी बॉडी को कैसे लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे, मैं आपको वो बताती हूँ। फिर आप अपने वर्ड्स में आप आंसर को फ्रेम करेंगे तब आप इसको लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसकी बॉडी को लिखते हैं तो आपको पहले जिक्र करना है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की, क्योंकि इसके फाउंडर स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो कि 1929 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसके फाउंडर भी सहजानंद सरस्वती ही थे। सेकंड में ऑल इंडिया किसान सभा का आप जिक्र करेंगे जो 1936 में लखनऊ में इसकी नींव रखी गई। ठीक, किसान सभा इन 1936 आप इसका जिक्र करेंगे अपने आंसर में। थर्ड, इडियोलॉजी एंड डिमांड्स, किसान सभा मूवमेंट्स की इडियोलॉजी एंड डिमांड्स क्या थे, इसको आप जरूर लिखेंगे अपने आंसर में। तो क्या क्या उनकी इडियोलॉजी और डिमांड्स में थे। सबसे पहले तो इडियोलॉजी एंड डिमांड्स के अंतर्गत आप लिखेंगे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ये आपको याद भी होगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे देश में हुआ भारत में, वो सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ जमींदारी पे हुआ। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो एक्ट था, तो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी इनकी पहली डिमांड थी किसान सभा मूवमेंट्स की। सेकंड क्या था कि एंड टू इलीगल लेवीज, जो इलीगल लेवीज किसानों के ऊपर थोपे जाते थे उनका खात्मा हो, एंड फोर्स लेबर जो बेगारी प्रथा थी, ठीक है, इनको खत्म करना। थर्ड, इनकी डिमांड थी कि लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन हो, जो टैक्सेस वसूले जाते थे किसानों से उसमें कमी की जाए, तो रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद और क्या, लैंड रेवेन्यू और रेंट, इसको और सारे पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करते चलेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए फॉर टेनेंट। ठीक है, अगर कोई किसान ने किसी का जमीन लिया है और उस पर खेती कर रहा है तो उसको कभी भी जब मन करे जमीन मालिक या जमींदार उसको नहीं हटा सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेनर होना चाहिए फॉर टेनेंट्स, ये मांगे थी। ठीक, और फ्रीडम फ्रॉम इंडेप्टेडनेस था, मतलब कर्ज से आज़ादी। जो मनी लेंडर्स के चक्र में ये लोग फंसते थे, गरीब किसान वो फंसते ही चले जाते थे, तो फ्रीडम फ्रॉम इंडेप्टेडनेस। ठीक है, टेडनेस, ये इनके मेन आइडियोलॉजी एंड डिमांड से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप और ये एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, अगर जैसे आपको आइडियोलॉजी एंड डिमांड्स आपने लिखा, फिर की रोल लिखना है आपको। दो पार्ट में इस आंसर को तोड़ना है, पहले तो रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बोल रहा है, पूछ रहा है, और फिर किसान सभा मूवमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो आपने किसान सभा मूवमेंट्स का पहले रोल एंड आइडियोलॉजी और उसके मेन डिमांड्स ये सब आपने लिखा। अब आप की रोल पर आइए। ठीक है, इन मूवमेंट्स का की रोल क्या था, तो इनके की रोल पे आप क्या लिखेंगे, सबसे नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है,
पॉलिटिकली मोबिलाइज करना किसानों को, और उनके उनके जो डिमांड्स हैं उसको नेशनल एजेंडा पे रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में इतना इन्होंने प्रेशराइज किया कि उनको इंक्लूड करना पड़ा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का आप मुद्दा रखेंगे। फिर चेंजिंग द जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जहाँ जमींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे गरीब किसानों का, तो चेंजिंग द जमींदारी सिस्टम, इसको ख़त्म करने की बात थी। और उसके बाद रेडिकलाइजेशन नेशनल मूवमेंट का, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसको एग्रेरियन रिफॉर्म्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना पड़ गया था, इतना प्रेशराइज किया गया किसान सभा मूवमेंट्स के द्वारा। तो रेडिकलाइजेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, आप ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद आप लिखेंगे कि एक डिस्टिंक्ट पेजेंट वॉइस के रूप में किसान सभा मूवमेंट्स उभरा। ठीक है, आप इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे और सारे पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करते जाएंगे, तो आपका ये सब एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप अपने फिफ्थ पॉइंट में आप ये लिखिएगा कि लीगेसी एंड लेटर इवोल्यूशंस में भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीगेसी एंड लेटर एवोल्यूशन में। और इसी के साथ एक बहुत पॉपुलर स्लोगन भी फेमस होता है, लैंड टू द टीलर्स। आप इसका जिक्र अपने आंसर में जरूर करें, लैंड टू द टीलर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। ठीक है, अपने आंसर को आप कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करते हुए आप लिखेंगे कि कैसे इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एग्रेरियन रिफॉर्म्स को इतना मजबूत बनाया कि भारत की आज़ादी के बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स को लेकर ही करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द गवर्नमेंट्स रिसेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके, एंड द इफेक्ट ऑन बिहार इकोनॉमी। देखिए, दो पार्ट में एक क्वेश्चन है। पहले तो पूछ रहा है कि गवर्नमेंट्स का रिसेंट पॉलिसीज क्या है रिगार्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने अभी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट, उसका इफेक्ट क्या है बिहार की इकोनॉमी पे, तो इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए पॉइंट्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अब इसका तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इसको लेके आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद अब आइए बॉडी पे। ठीक है, बॉडी पे आप बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे पहले कनेक्टिविटी की। ठीक है, कनेक्टिविटी के अंतर्गत हम बात करेंगे रोड्स एंड ब्रिजेस की। अब इस पॉइंट को हम जरा इलेबोरेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको जरा एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे कि कनेक्टिविटी रोड्स एंड ब्रिजेस के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लाई। तो आप सबसे पहले बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काफी रोड्स बनाए गए। ठीक, उसके बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम BRPNN के तरफ से भी काफी ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, आपको ये लिखना है, और इसने कनेक्टिविटी को कैसे इनहेंस किया। ठीक है, सेकेंडली, जब आप कनेक्टिविटी की आपने बात कर ली और इनको थोड़ा सा इनहेंस कौन कौन से ब्रिजेस बने आप उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर आपके पास लेटेस्ट डाटा है तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए कि कितना किलोमीटर्स रोड का कंस्ट्रक्शन बिहार में अभी तक हो चुका है, ये आपके आंसर में 4 चांद लगाएगा। ठीक है, कोई रिलायबल सोर्स से आप ये अगर डाटा कलेक्ट करके इसमें लिख सकें तो बहुत सोने में सुहागा वाली बात है। ठीक, तो आप कनेक्टिविटी रोड्स एंड ब्रिजेस की बात कर लिए। उसके बाद और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया गया, तो वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग, आप सेकंड पॉइंट ये लिखिए। ठीक है, वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग, अब इसके अंदर क्या काम किया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉलिसीज चलाए गए हैं, तो इसके अंतर्गत जल जीवन हरियाली मिशन चलाया गया। आप इसको फिर एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट पॉलिसी की आप बात कर लीजिए। उसके बाद ये जल जीवन हरियाली मिशन अंडर 7 निश्चय 2 प्रोग्राम में भी इसको इंक्लूड किया गया। सेकंड आप बात कर लीजिए स्वच्छ भारत मिशन की।
ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मिशन था उसका भी बिहार में प्रयोग किया गया, स्वच्छ भारत मिशन। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत भी बिहार में काफी काम किया गया। जो लोग जिन लोगों के पास घर नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे उनको आवास दिया गया। तो वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग में भी काफी काम किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डिजिटल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जिक्र करिए, इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, डिजिटल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आप जिक्र करेंगे कि डिजिटल इंडिया एंड भारत नेट जैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, ये आप लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि सौभाग्य स्कीम ये लाया गया। ठीक है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए सोशल एंड लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या इम्प्रूव किया गया, सोशल एंड लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इसके अंतर्गत सोशल एंड लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिखेंगे कि मनरेगा के तहत कैसे जॉब 100 डेज का गारंटेड जॉब दिया गया मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा। ठीक है, उसके बाद आप जिक्र करिए कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। आपने ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया, अब आप डिस्कस कर दीजिए कि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या है इन पॉलिसीज का। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, बिहार की ग्रोथ रेट यानी बिहार की जो स्टेट जीडीपी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे बिहार की करंट जो उसकी जीडीपी डाटा है उसका आप जिक्र करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिलता है, काफी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए बिहार में। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रूरल इकोनॉमी भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिलता है, चेंजेस इन रूरल इकोनॉमी। ठीक, अब जो लोग कमजोर तबके से थे उनके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लाई, तो वो भी अपना एक खुद का कुछ व्यवसाय या अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिली तो उन्होंने भी अपने इनकम को इन्हेंस किया। इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिला इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद और क्या देखने को मिला, तो इंक्रीज इन रूरल इनकम ये देखने को मिला। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो रूरल इनकम भी बढ़ेगा। ये सारे इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। ठीक, और उसके बाद फिर आपको बात करना है कि चैलेंजेस क्या है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई और इसका ये इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, बट साइड बाय साइड उसके कुछ चैलेंजेस भी जरूर होंगे। तो चैलेंजेस क्या है, ठीक है, तो चैलेंजेस में आप बात करेंगे, नंबर 1 मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये एक चैलेंज है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इलेबरेट करिएगा अपने आंसर में कि कैसे ये एक चैलेंज है, मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद फ्लड्स, बिहार का नॉर्दर्न पार्ट बहुत ही फ्लड प्रोन है, अभी भी देखिए बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, सही बात है, इट्स वेरी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, तो एक वल्नरेबिलिटी वाली सिचुएशन वहाँ बनी रहती है। ठीक, उसके बाद स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन की भी समस्या है, एक ह्यूज क्राउड तो है बिहार में मगर अनस्किल्ड वर्कफोर्स है। ठीक है, और उसके बाद जॉब क्रिएशन की एक समस्या है कि आप अनस्किल्ड वर्कफोर्स को कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, और उतने लोगों को फिर स्किल देना वो भी एक समस्या है कि अनस्किल्ड को स्किल्ड करने का जो चैलेंज है वो भी एक चैलेंज है। उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड क्वालिटी की समस्या है। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं रूरल रोड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक, उसके बाद करप्शन एंड लीकेज तो ऑफ कोर्स है ही, जिसकी भेंट चढ़ता आम आदमी है, आप इसका जिक्र करेंगे। ठीक, अब इन चैलेंजेस को लिखते हुए आप अपने आंसर को फिर इन कंक्लूड करेंगे कि 2
सर्टेन चैलेंजेस हैं, लेकिन बिहार अग्रसर है, ठीक है, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। और इस तरह से आप अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द चैलेंजेस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी पोज्ड बाय रिकरेंट ऑर्डिनेंसेस। ओके, आपको पता होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर, लॉ मेकिंग का पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को है, ठीक है। आपको आर्टिकल याद है, कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में अधिकार दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग जो राइट है वो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे एक चैलेंज है, ठीक। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक, कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है क्या। तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक। तो आप जरा सा पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा आंसर में, ठीक है। ठीक, हम भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का अर्थ यही है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, और गवर्नमेंट अपने एक्शंस को जस्टिफाई करती है पॉलिसीज को बिफोर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसके थ्रू बहुत सारे मैकेनिज्म्स, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, और ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को दिखाने के लिए, वो क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं? जैसे कि डिबेट्स, जैसे कि क्वेश्चन आवर, ठीक है, जैसे कि कमिटी स्क्रूटिनी, ठीक है, जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, फिर कट मोशन, सेंसर मोशन, ये सारे मोशंस हैं जिसके तहत पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। तो आपको पहले ये इंट्रो से आप शुरू करेंगे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आप उसके आंसर के बॉडी को लिखेंगे, ठीक, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब आप बॉडी में लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ मेकिंग राइट दिया गया है प्रेसिडेंट को। आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को दिया गया है, और गवर्नर को दिया गया है आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी सिचुएशन की इमरजेंसी को भापते हुए उनको लॉ मेकिंग राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इन आर्टिकल के माध्यम से वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चैलेंजेस क्या है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग राइट में चैलेंजेस क्या है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब आप बॉडी पे आइए, पहले तो आपने बॉडी पे से शुरुआत कर दिया, आर्टिकल का आपने डिस्कशन किया अपने आंसर में, फिर आपसे पूछ रहा है कि चैलेंजेस क्या है, ठीक। अब आप चैलेंजेस में क्या लिखेंगे? इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि अगर ये अधिकार प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया तो उसके अंदर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। तो एक तो पहले तो है बाईपासिंग पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, पार्लियामेंट तो स्क्रूटिनी इसको कर नहीं रही है, ये तो सोल डिसीजन हो गया है गवर्नर और प्रेसिडेंट का उस टाइम पे स्पेशली। तो बाईपासिंग पार्लियामेंट स्क्रूटिनी आपने लिखना है, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि एक डी फैक्टो लॉ ये क्रिएट हो जाता है ना, ये विदाउट डिस्कशन और सोली डिसीजन है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, तो ये एक डी फैक्टो लॉ हो जाता है जो बाद में भी कंटिन्यू करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? इरोजन ऑफ अर्जेंसी जस्टिफिकेशन। अच्छा, ये कौन जस्टिफाई करेगा कि अर्जेंसी उस लायक थी कि नहीं कि गवर्नर या प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा? दिस हु विल डिसाइड, ठीक है। तो ये आपका एक इरोजन है ऑफ अर्जेंसी जस्टिफिकेशन, ना ही संविधान में इसका कोई डेफिनेशन दिया गया है, ठीक। तो ये भी
इस आइडियोलॉजी का भी इरोशन हो रहा है। और क्या है, एक एब्यूज ऑफ पावर भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक मिनट, आप इसको एक अब्यूज ऑफ पावर भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुई, ना उसका कोई स्क्रूटिनी हुआ, ना इस पे कोई डिस्कशन हुई, और इसको सीधा पारित कर दिया गया। तो ये अब्यूज ऑफ पावर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव्स को भी ये दिखा सकता है। ठीक है, इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आपने लिखा, और इस चैलेंजेस को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये सारे आपके ऑर्डिनेंस मेकिंग में चैलेंजेस हैं, इनको आप डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। और उसके बाद रिसेंट ऑर्डिनेंसेस, या अगर आप बात करेंगे तो आप देखें भारत में कब कब पॉपुलर ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, आप उसका जिक्र कर सकें अपने आंसर में, तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर करिए। पॉपुलर ऑर्डिनेंसेस अभी तक जो जो पास हुए हैं, आप कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के अगर कुछ कोट कर सकें तो आप जरूर करिए। ठीक है, कुछ प्रेसिडेंट के साइड से इंपॉर्टेंट पॉपुलर ऑर्डिनेंसेस कोट कर सकें, जरूर करिए। ठीक, तो इस तरह से आप लिखेंगे, और आप जब अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप लिखेंगे कि ये चूंकि एक इमरजेंसी प्रोविजंस को मीट करने के लिए ये पावर दिया गया है, लेकिन इसको वाइजली यूज करना और किसी भी हिपोक्रेसी से बचना चाहिए। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे आपने कंक्लूड कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। देखिए इसमें भी दो पार्ट है, कॉजेज पहले तो कारण पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है परिणाम क्या है। ठीक, तो कॉजेज इसके क्या है और कंसिक्वेंसेस क्या है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार के, इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके लिखना है। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 में इंट्रो लिखिए। ठीक, बॉडी लिखिए, आप लिखिए बिहार भारत के एक मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स में से एक है। ठीक, इस तरह से आप इंट्रो करते हुए जब आप बॉडी पर आएंगे तब आप इसका हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉजेस की बात करिए। पहले आपसे कॉजेस पूछ रहा है, पहले आप अपने कॉजेस को लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉजेस की बात करिए। ठीक, इसके अंतर्गत अब बहुत सारे डायमेंशंस को लिखेंगे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जब लाया गया था, परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की जो लीगेसी थी आप उसका जिक्र करिए। उसके बाद पॉलिसी निग्लेक्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आप वो लिखिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे पुअर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स, ये भी एक कारण रहा। ठीक, और सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करिए अपने आंसर में। ठीक है, इन सब पे आप जितना अच्छा से आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपका आंसर उतना ही होलिस्टिक कंप्लीट लगेगा, जो कि जरूरी है। ठीक, तो पुअर गवर्नेंस फेलियर भी रहा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप इंक्लूड करिए, पहले आपने हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉजेज की बात की। ठीक, सेकंड में आप बात करिए इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉजेज की। ठीक, बिहार में पॉवर्टी का क्या क्या कारण है, पहला हिस्टोरिकल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉजेज की आप बात करिए। ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले आप एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी, ऑलराइट। Then you will discuss second point, industrial stagnation is also the point. Industrial stagnation, बिहार में अभी भी कोई खास मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या नो प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी है बिहार के अंदर। ठीक, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर कनेक्टिविटी की इश्यू आज भी है, तो आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप लिखेंगे, वन ऑफ द पॉइंट्स ये भी रेस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात करेंगे।
ठीक है, एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन अभी भी मेन स्ट्रीम से बाहर है बिहार में। तो ये आप अपने सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? सोशल एंड डेमोग्राफिक कॉजेज लिखेंगे। ठीक है, सोशल एंड डेमोग्राफिक कॉजेज में आप क्या लिखेंगे? तो अभी भी कास्टिज्म बहुत ज्यादा हावी है बिहार में। ठीक है, कास्ट के नाम पे यहाँ पे गोली चल जाती है, वोट में लोग जीत जाते हैं, हार जाते हैं। कास्ट डायनेमिक्स इतना स्ट्रांग है बिहार का, तो कास्ट डायनेमिक्स आप लिखेंगे। ठीक, बहुत रिजिडनेस भी देखने को मिलती है कास्ट को लेकर। ठीक है, उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी एक मुद्दा है। जो महादलित कम्युनिटी है वो आज भी उसी गरीबी में जी रहा है, वो आज भी हमारे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक ऐसी समस्या है कि जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगी, रिसोर्सेज पे इतना स्ट्रेस, लिमिटेड रिसोर्सेज है और इतना अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ, तो लाजमी है कि वहाँ पे लोग गरीब होंगे। ठीक है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सब कॉजेज हैं पॉवर्टी इन बिहार के। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंसिक्वेंसेस भी पूछ रहा है, तो आप कंसिक्वेंसेस भी लिखेंगे। उसके परिणाम क्या क्या हैं इस बिहार में पॉवर्टी के? तो कंसिक्वेंसेस क्या है? बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का इशू। बिहार के लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं बिहार से, और पलायन एक मुद्दा हर समय रहा बिहार का, आज भी है। तो माइग्रेशन की इशू है, बेटर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। परसिस्टेंट पॉवर्टी है। ठीक है, शहर भी जाके कोई लखपति करोड़पति नहीं बनते हैं लोग, वहाँ भी अंडर वेजेस उनको पैसा कम दिया जाता है और बहुत अधिक उनसे काम लिया जाता है, तो वहाँ भी वो एक्सप्लॉइट ही होते हैं, और जिसके कारण वो परसिस्टेंट पॉवर्टी में ही बंधे रहते हैं। थर्ड, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। ठीक है, अगर किसी को अगर अपना कुछ भी सेटअप करना है, कोई भी व्यवसाय छोटा मोटा, तो वो डायरेक्टली वो कहाँ से जाता है? वो मनी लेंडर्स के पास जाता है, और ये मनी लेंडर्स उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे इनको लोन देते हैं। ठीक है, और इनकी मजबूरी होती है, बैंक के पास जा नहीं सकते हैं क्योंकि इतने डॉक्यूमेंटेशन है बैंक के कि ये दे नहीं सकते हैं, तो आसानी से पैसा इनको मनी लेंडर्स के पास से मिलता है, तो ये वहाँ जाते हैं। ठीक है, और जिसके बदले में जमकर इनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है। उसके बाद पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट है। पूरे इतिहास में आप देख लें तो मनी लेंडर्स की जो भूमिका है वो हर समय एक्सप्लॉयटेटिव ही रही है। कभी मनी लेंडर्स का कहीं आप बहुत प्रशंसा होते हुए नहीं देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट। आज भी आप देख लीजिए बिहार एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बाकी राज्यों से काफ़ी पिछड़ा है, और इसका एक कारण गरीबी भी है कि लोग चाहते हैं कि पहले पेट की भूख तो मिटे, बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो प्योर ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इसके कारण क्या? सोशल अनरेस्ट की स्थिति भी बनी रहती है समाज में। ठीक है, एंड क्राइम की स्थिति भी ऐसे लोग क्राइम एक्टिविटीज़ की तरफ भी ज़्यादा मुड़ते हैं। चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, छोटे बच्चे दुकानों में काम करते हुए अक्सर आपको दिख जाएंगे बिहार में, ढाबों में स्पेशली, क्योंकि इन्हें कम पैसा दिया जाता है, और चूंकि ये गरीब घर का ये बच्चा होता है, इसे कम पैसे में भी हायर किया जा सकता है। मजबूरी का फायदा हर जगह उठाया जाता है। तो चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग भी काफ़ी प्रचलन में है। तो ये सारे इसके कंसिक्वेंसेस है। जब आप इस सारे पॉइंट्स को लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करेंगे कि जो करंट डाटा अगर रिलायबल सोर्सेज से आप लिख सकें तो बहुत अच्छा है। एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा आपके आंसर से। ठीक है, और फिर लास्ट में जब आप कंक्लूड करें तो बहुत ध्यान से कंक्लूड करें। इसलिए कंक्लूड करें क्योंकि अब आप एग्जामिनर आपके आंसर से अपनी नज़र हटाने वाला है। अब आप यहीं पे, अब आपको जितना नंबर देना होगा वो दे के और नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो एक रे ऑफ होप के साथ लिखेंगे कि बिहार चूंकि विकास का काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है उसने अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से, अपने लोगों का अपना वेलफेयर पॉलिसीज़ के माध्यम से, और दो कोई अभी भी उसके पास चैलेंजेस हैं जिस पर लगातार वो कार्यरत है। आने वाले टाइम में बिहार भी एक नई उम्मीदों के साथ उभरेगा। तो ये आप अपना कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ओके एंड गवर्नेंस इन बिहार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में और गवर्नेंस इन बिहार में टेक्नोलॉजी की क्या योगदान है। ठीक, तो क्या क्या योगदान है? सबसे पहले तो सर्विस डिलीवरी की आप बात करिए, ठीक है, सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका योगदान। देखिए मैं आपको लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात करिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आप कुछ कुछ पॉलिसीज का जिक्र कर दीजिए, जैसे इसमें आप बात कर दीजिए जीविका की, जैसे इसमें आप बात कर दीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में क्या क्या टेक्नोलॉजी का रोल है, तो आप बात करेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। इसमें आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, जिसमें बस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की आप बात कर ले सकते हैं, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक, इसकी आप बात कर लीजिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप इसका जिक्र करेंगे अपने आंसर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने बताया। उसके बाद और किस एरियाज में टेक्नोलॉजी का रोल है, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करिए, ठीक है, बिहार को रेवेन्यू भी तो चाहिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आप इसमें इसके अंतर्गत आप ई रजिस्ट्रेशन और ई फाइलिंग का जिक्र करिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, है ना, लॉ एंड ऑर्डर में आप CCTNS की बात करिए, जहाँ पे क्राइम ट्रैकिंग की आप बात कर लीजिएगा, एंड टेक इनेबल्ड पॉलिसिंग, ठीक है, CCTV कैमरा और ये सब जो उपयोग होता है, टेक इनेबल्ड पॉलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, आप इनका एक पॉइंट आप ये जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में बहुत अच्छा यूज है टेक्नोलॉजी का। अभी टेक्नोलॉजी का यूज किस सेक्टर में नहीं है, एवरी सेक्टर में है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में आप अगर बात करेंगे तो डिजिटल क्लासरूम्स की बात कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हेल्थ केयर में आप बात करेंगे तो टेलीमेडिसिन की बात कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब ओवरऑल गवर्नेंस की आप बात कर लीजिए, जहाँ पे सिंगल विंडो पोर्टल दिया गया है, आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल गवर्नेंस, इसमें इसके अंतर्गत जो सिंगल विंडो पोर्टल दिया गया है, आप इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ओवरऑल गवर्नेंस की बात करें। अब आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आपने जब आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी का बोलबाला हर एक सेक्टर में है और बिहार इसको इफेक्टिवली यूज कर रहा है टेक्नोलॉजीज को। दो कुछ चैलेंजेस हैं इसके टेक्नोलॉजी को ओवररन करने में, अडॉप्ट करने में, अनस्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे यहाँ, तो उसको उस फ्रेम में लाने में, लेकिन फिर भी बिहार प्रयासरत है इस ओर। तो आप एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको कंक्लूड कर दीजिए आंसर को, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको मैं इससे का एक टॉपिक देती हूँ, जस्ट ए मिनट। आप जो इसे लिखेंगे, चलिए आपकी ऐसे क्या टॉपिक है, ए स्माइल इज अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिगिटीज। पहले तो आप इसके अर्थ को समझेंगे कि आपसे टॉपिक ये पूछ क्या रहा है, स्माइल इज अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिगिटीज, ठीक। और उसके बाद आप इसके डायमेंशंस को एक्सप्लोर करके आप ऐसे में लिखेंगे। आप याद रखिए आपके आंसर सिर्फ आपके आंसर नहीं होते,
वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है कि आप कितनी चीज़ों को याद करके, रिकॉल करके, कनेक्ट करके उस एग्ज़ाम के प्रेशर को झेलते हुए लिमिटेड टाइम में आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं। ठीक है? तो आंसर जो आप लिखते हैं वो सिर्फ़ एक आंसर नहीं है, आपके व्यक्तित्व का एक प्रदर्शन है वो। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और सब लोग लिख के मुझे भेजेंगे t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस, टेलीग्राम कर देंगे अपने आंसर को। ठीक है? और अब जो अभी आपके पास जो समय है वो बहुत क्रूशियल समय है। आपको अपने समय एक-एक मिनट का बहुत ख्याल रखना चाहिए और आंसर राइटिंग बहुत ही रिगरसली ईमानदारी से करें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके फिर अलग क्वेश्चंस के साथ, और ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं अलग-अलग सोर्सेस से आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। आप इसको ज़रूर ईमानदारी से लिखें और मुझे भेजें। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।